हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने फूड चैप्टर को स्टार्ट किया था और साथ ही साथ में फूड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस किया था बेटा कि फूड क्या होता है हमारी लाइफ में, फूड की क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था बेटा कि फूड में ऐसे क्या केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था बेटा लास्ट लेक्चर में? हमने डिस्कस किया था कि फूड क्या होता है, ठीक है। तो फूड की डेफिनेशन देखी थी हमने, फूड क्या होता है। फिर इसके बाद डिस्कस किया था हमने फूड की क्या इम्पोर्टेंस है, फूड की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम डिस्कस कर लिया था। इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस एक ही बात है बेटा, तो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को हम डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे सेल को। मैंने बताया था आपको कि सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, उन्हें बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो सेल के बेसिस पे अगर हम देखें कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की या फिर काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, दे हैव ओनली वन सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दे हैव डिफरेंट टाइप और सेवरल टाइप ऑफ सेल्स। तो इनके पास में डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो होते हैं बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है। तो सेल के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लास्ट लेक्चर पे हम सेल को समझ रहे थे बेटा, और मैंने बताया था आपको कि अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा। मैंने बताया था आपको कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो मेन यूनिट है वो है सेल। तो मैंने बताया था सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी बनी हुई है बेटा, हमारी बॉडी भी सेल से मिलके बनी है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब सेल से मिलके बने हैं। तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था कि बेटा सेल से मिलके बना है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से मिलके बनता है बेटा ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे हम क्या है बेटा? हम भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने? सेल से मिलके। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किससे मिलके बने? इस सेल से। तो ये सेल क्या है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं वो सभी सेल की हेल्प के थ्रू होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो बेटा, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियाज भी सेल से मिलके बने बेटा। फंगस भी सेल से मिलके बने, है ना। कोई प्लांट है तो प्लांट भी सेल से मिलके बने। हम ह्यूमंस भी सेल से मिलके बने। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स भी सेल से मिलके ही बने। तो मैंने ये आपको सेल लिनियरिटी बताई थी कि सेल से मिलके बहुत सारी सेल्स हैं, उनसे मिलके बनता है बेटा टिश्यू, ठीक है। सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू। और टिश्यू के बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू सिस्टम। ऐसे ही टिश्यू सिस्टम, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम होते हैं बेटा, वो मिलके फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन, ठीक है। और ऑर्गन मिलके फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम,
और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है एक ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। इन ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है एक ऑर्गेनिज्म, या हमारी होल बॉडी। तो मैंने ये लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया था, और साथ ही साथ में हम सेल के बारे में समझ रहे थे कि सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो वही डिस्कस करते हैं हम। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो बेटा मैंने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पर इस तरीके से। मैंने बताया था कि एक सेल का डायग्राम है, कैसे भी शेप में हो सकती है सेल बेटा। तो मैंने एक डायग्राम बताया था आपको सेल का, ये एक सेल का डायग्राम है। ये डायग्राम एक सेल का है। मैंने बताया था आपको कि सेल के जो कि सेल होती है उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के पास में ही कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से कुछ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, और भी कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे छोटे छोटे और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमें सेल ऑर्गेनेल्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी हमें समझना है कि मेन पार्ट की सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा, जो कि सेल की कंट्रोलिंग बॉडी होता है। सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है ये न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा? इस सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। मेरी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर, तो वो भी इस न्यूक्लियस की हेल्प के थ्रू ही कर रहे हैं। तो मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम ये न्यूक्लियस करता है। क्लियर? ऐसे ही एक सेल ऑर्गेनेल होता है बेटा जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है बेटा? एनर्जी बनाने का काम करता है, और जितनी भी एनर्जी बनती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बनती है बेटा एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने, क्या होती है एटीपी की फुल फॉर्म? तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। या फिर इसी एटीपी को हम क्या बोलते हैं, और किस नाम से जानते हैं बेटा? तो इसी एटीपी को हम बोलते हैं सेल्यूलर एनर्जी और एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्यूलर एनर्जी और एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर एनर्जी और एनर्जी करेंसी, ठीक है बेटा। जैसे हमारी करेंसी होती है वैसे ही सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी फॉर्म होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, और इसी एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इस एटीपी को बनाने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये सेल वाला जो पार्ट है वो समझना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसको इस चैप्टर में यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर में इसको नहीं बनाया था अच्छे से तो इसको कवर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक सेल का डायग्राम था
हमने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग बॉडी होता है ये। और ऐसे ही एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और क्या बनाता है बेटा, ये एटीपी को क्या बोलते हैं हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कई बार इसकी फुल फॉर्म दे देता है आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एटीपी को बोलते हैं सेलुलर एनर्जी। सेल की एनर्जी होती है ये। हम जितने भी फंक्शंस करते हैं वो सारे फंक्शंस इसी एटीपी की वजह से होते हैं, ठीक है। तो यही एटीपी जो होता है बेटा ये दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या तो एनर्जी की फॉर्म में और या फिर बॉडी की हीट की फॉर्म में। हमारी बॉडी की जो हीट होती है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो हीट होती है बेटा वो भी इसी एटीपी की वजह से होती है। और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, आप लिख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो, तो हर चीज़ में एनर्जी खर्च हो रही है। तो इस एनर्जी को बनाने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्लियर, ज़्यादा समझ में आ गया? रफ करता हूँ मैं इसको। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम न्यूट्रिएंट्स। हमने न्यूट्रिएंट्स देखना है बेटा कि फूड के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से हमें फूड से एनर्जी मिलती है। तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, साथ के साथ आपको लिखना है। न्यूट्रिएंट्स आर chemical substances which are present in the food. The nutrients are chemical substances which are present in the food. It provides energy, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन दी फूड। क्लियर। और यही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेटा ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। क्लियर, एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट हम समझते हैं बेटा कितने टाइप के होते हैं, देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा? फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट and second one is मैक्रो न्यूट्रिएंट। कौन कौन से होता है बेटा? ये न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंड वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो क्या होते हैं बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब? तो माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल, स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज। क्लियर। मैक्रो का मतलब होता है बेटा लार्ज। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज इन साइज, मीन्स दीज न्यूट्रिएंट्स आर लार्ज इन साइज, ठीक है। तो ये जो होते हैं बेटा ये छोटी साइज़ के होते हैं और ये जो होते हैं साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं, या बोल सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में और क्या डिफरेंस है बेटा? तो हमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर सेल से बेटा, और सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? तो अब मैंने लिखा है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है इनकी, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज, ठीक है, ये छोटी साइज के होते हैं बेटा, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड। दो तरह कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है विटामिन्स और सेकंड है मिनरल्स। दो तरह के होते हैं ये विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट तीन तरह के होते हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन कौन से होते हैं बेटा, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्लियर, कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट ये होते हैं बेटा काफ़ी छोटी साइज़ के होते हैं एंड दे रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, ठीक है। ये बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं बॉडी को, और जो बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मतलब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, प्रोटीन भी बहुत अमाउंट में चाहिए होता है और फैट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है बेटा कि मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं बेटा फैट्स। क्लियर, सबसे ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, फैट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लगभग बराबर इक्वल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं वो है बेटा फैट्स, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम सिर्फ ये माइक्रोन्यूट्रिएंट करते हैं। क्लियर, विटामिन्स और मिनरल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बेटा विटामिन्स और मिनरल्स ध्यान रखना कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और जिसी की वजह से फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अल्टीमेटली फूड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, और ये न्यूट्रिएंट ही एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और किसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, तो बेटा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। जो ज़्यादा अमाउंट में बॉडी को ज़रूरी होते हैं तो उन्हें बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो कम अमाउंट में हमें ज़रूरी होते हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन ज़रूरी दोनों हैं। अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट की, तो बेटा बस जरूर ऐसा नहीं है कि बस हम मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी डाइट में यूज़ करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर अस, ठीक है। जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे लिए एसेंशियल हैं, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हमारे लिए एसेंशियल है। बस इनकी कम अमाउंट में पर डे रिक्वायरमेंट होती है हमें। तो विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, और ये तीनों ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। क्लियर, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम फैट करता है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अबाउट सेम है, ये बेटा सेम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा, रफ करता हूँ मैं।
इसके बाद हम थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट का। हमने जो अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्कस किए हैं बेटा, अभी जो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्कस किए हैं उसी को थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बेटा आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, ये क्या होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और कौन से फूड सोर्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा जितने भी एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, किन फूड के अंदर ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है बेटा, तो सीरियल्स के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। जितने भी हम अनाज खाते हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। ठीक है, सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो कौन कौन से होते हैं बेटा सीरियल्स? जैसे वीट, बार्ले, मेज। ठीक है, तो इन सब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर? जो भी हम अनाज खाते हैं बेटा, जैसे वीट, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। क्लियर? अभी कार्बोहाइड्रेट बनाता कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट एक बेटा क्या है, बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या है बेटा? ये नेचुरली अकरिंग है, मतलब प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं। आपने पढ़ा होगा बेटा, यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ रिएक्शन, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। मैं एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखता हूँ। आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। हम इस चैप्टर का बेटा एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं होमी बब्बा वगैरह में। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं होमी बब्बा का तो वहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जब भी होता है बेटा, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? जहाँ पे ग्रीन प्लांट के पास ऐसी एबिलिटी होती है बेटा, सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो आपको पता है ग्रीन प्लांट्स अपने आप फूड बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स को किस किस की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा? तो हम यहाँ रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, इसको ज़्यादा इजीली हमें समझ में आएगा। तो बेटा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए, अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में सबसे पहले जो ज़रूरी कौन कौन से रॉ मटेरियल है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा CO2। CO2 का मतलब होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल। इसके बाद में 12H2O। ठीक है, कितना बेटा? 12H2O। इसके बाद में इस तरीके से हम एरो लगाते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं बेटा सनलाइट, और नीचे लिखते हैं बेटा हम क्लोरोफिल। और बनता क्या है? तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। तो ये है बेटा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जहाँ पे ये 6CO2 क्या है बेटा? 6 मॉलिक्यूल या फिर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये H2O क्या है बेटा? तो ये वाटर। ठीक है, H2O का मतलब क्या होता है? वाटर, मतलब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसके बाद में प्लांट्स को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ में आपको पता होगा कि प्लांट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, जिसकी वजह से प्लांट के पार्ट्स हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लियर? अब बनता क्या है? ये सब रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए,
ये सब रॉ मटेरियल जब प्लांट के पास होते हैं तब बनता क्या है, तो C6H12O6। इस C6H12O6 को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और साथ ही साथ क्या बनती है बेटा, ऑक्सीजन, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी गैस है, जिसे हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। क्लियर। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जहाँ पे ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। वाटर है ये, H2O का मतलब होता है बेटा वाटर। C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फार्मूला है। O2 का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन। तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं। और चाहिए क्या क्या, तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। बनता क्या है बेटा, C6H12O6। इसे बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट या फिर बोलते हैं सिंपल शुगर। शुगर का भी ये सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे लिख लेना आप कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको याद नहीं रहे तो। 6O2, O2 क्या बेटा, ऑक्सीजन है ना। हम जब कौन सी गैस इनहेल करते हैं ब्रीदिंग में, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन को बनाने का काम भी प्लांट करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वाटर साइकिल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। रेन जब होती है ना बेटा, तो क्या होता है, यही वाटर इवोपरेट होता है। ठीक है, जितने भी एक्वेटिक बॉडीज होती हैं उनसे भी वाटर इवोपरेट होता है। और साथ ही साथ जो ये H2O इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बन रहा है, ये भी इवोपरेट होता है और वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और ठंड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर क्या होता है बेटा, कूल करता है एनवायरनमेंट को। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे बेटा, उसके बाद हम इस आज के लेक्चर को यहीं कवर करेंगे, यहीं ख़त्म करेंगे आज के लेक्चर को। तो हम डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स सीरियल्स में प्रेजेंट होता है, अनाज के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, जैसे वीट, बार्ले, मेज। ठीक है, गेहूँ, मक्का, बाजरा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है, मीन्स ये क्या है बेटा, नेचुरल अकरिंग है ना। और क्यों बोला मैंने नेचुरल अकरिंग है, क्योंकि प्लांट सिंथेसाइज करते हैं इनको, प्लांट बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल, बनता क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम, फिर उसके बाद में आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ पर बेटा दिख रहा है आपको 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक कार्बोहाइड्रेट, ये क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट है ना, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये क्या है बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, इसका आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस में, समझ में आया क्वेश्चन। एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ये C6H12O6 एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, तो इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। तो बेटा कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है वाटर के, यहाँ पे लिखा है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ये जो है बेटा ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेटा यहाँ लिखा है 6, कितने, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्लियर। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, लेक्चर को अच्छे से सुनिए,
ठीक है। और जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए बेटा उनको नोट डाउन करना है आपको इसी सीक्वेंस में, क्योंकि काफ़ी सारे MCQs यहाँ से फॉर्म होते हैं आपके होम बाबा एग्ज़ाम में, काफ़ी सारे MCQs यहाँ से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और टेस्ट जितने भी है उनको आपको अच्छे से देना है, मैं इनमें से आपको क्वेश्चंस दे सकता हूँ, क्लियर। तो आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं वो उनके आंसर गलत नहीं होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड लक।